हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन और आज फिर से एक बार हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर आशीष पोपली, जिनकी बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब उनको आपने पिछली बार सुना था और बहुत ही वाहवाही मिली है उनको, बहुत ही बधाइयां मिली हैं उनको उनके लास्ट टॉक पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं और मजे की बात यह है कि बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और वो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और या एफटीए कह लीजिए उसको। तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत आसान है कि ना पाकिस्तान के बारे में बात कर लेना और वहां पे जो उनके जनरल्स हैं उनके बारे में बात कर लेना। और लेकिन ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो बड़े कम लोगों ने इसको टच किया है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि आशीष जो है ये बहुत डीप नजर रखते हैं और इनकी क्योंकि लॉजिस्टिक्स में महारत हासिल रही है इंडियन आर्मी में, तो ये काफी डीप स्टडी की हुई है इस सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने। अब एफटीए इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या इसकी चीजें हैं, इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि व्यापार, जो इकोनॉमी है वो आपके व्यापार पे डिपेंड करती है और वो एक बहुत ही इंटरलिंक्ड काइंड ऑफ थिंग है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। और हिस्टोरिकली अगर आप उठा के देख लें तो जब तक भारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राज किया था पूरे विश्व में 1500 साल तक, तब तक ही भारत ने इकोनॉमी पे भी राज किया था विश्व की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे मेडिसन, उन्होंने अपनी एक रिसर्च की थी। उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी तक, 18 सेंचुरी तक भारत जो था विश्व की लीडिंग इकोनॉमी था। इनफैक्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी था। एक छोटा सा डिप आया था 15 सेंचुरी में। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमी पे डिपेंड करती हैं कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसी से चाहे आपकी मिलिट्री बड़ी हो, चाहे शक्तिशाली हो, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना काम हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। तो अगर कोई देश जैसे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, अगर वो अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी पहुंच से ज्यादा मिलिट्री पे खर्च करना चाह रहे हैं, तो याद रखिए कि वो कहीं ना कहीं कटौती कर रहे हैं। या तो जनता से चोरी कर रहे हैं पैसा, उनके ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो नहीं कर रहे हैं। तो आज हम ब्रिगेडियर आशीष से ये समझेंगे कि ये क्या चीज है एफटीए, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये हमें कहां लेके जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए आशीष बताइए, प्लीज एक्सप्लेन करिए हम सबको कि ये क्या चीज है और इसकी हिस्ट्री क्या रही। संदीप, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपने दोबारा मेरे को इनवाइट किया है। और ये सब्जेक्ट हमारी डोमेन से थोड़ा बाहर है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट रहा है इसमें। एंड यू हैव राइटली यूज द एप्ट वर्ड्स कि इसको समझना क्यों जरूरी है। हाउ इंडिया वाज सो फार अहेड दुनिया में ट्रेड में टिल द 18th सेंचुरी। आज अगर हम ट्रेड में इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी जीडीपी इंप्रूव करना चाहते हैं, पर कैपिटा जीडीपी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी मिलिट्री और हमारे जो 28 वर्टिकल्स होते हैं नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर में, उन सब में इंप्रूवमेंट होता है अगर हमारा ट्रेड अच्छा हो, अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी। अगर उस विजन को देखें जो प्राइम मिनिस्टर ने डाला है कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत होना है, हमें डेवलप्ड नेशन होना है, तो उसमें पर कैपिटा जीडीपी हमारी अबाउट 2800 से $3000 है। एक आदमी की सालाना इनकम अगर डॉलर में कन्वर्ट की जाए तो तकरीबन राउंड फिगर में इंडिया में हर इंसान $3000 कमाता है। अगर एक यूरोपियन यूनियन को देखें और उनका एवरेज देखें तो उनका $43,000 पर कैपिटा है। 43,000, हम 3,000 भी नहीं है, एक्चुअली जस्ट शॉर्ट ऑफ 3,000। अमेरिका को देखें तो वो $90,000 पे हर इंसान। तो एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है जिसको कवर करना है, और टाइम सीमित है। आप लेकर चल रहे हैं कि 2 डिकेड में मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूं। अगर इस चीज को पूरा करना है
तो हमारे पास अगर जिस स्टेज पे हम चल रहे हैं, जिस स्थिति में चल रहे हैं कि 6% की हम ग्रोथ रेट पर चलेंगे, 6.5 हो जाएगा, फिर कोई हेडविंड्स मिलेंगी तो हम 5.5 पे आ जाएंगे इत्यादि, तो हम ये 2047 तक शायद पूरा ना कर पाए और हम अपने ही सेट किए हुए टारगेट में पीछे रहे। इसलिए जरूरी है बिल्कुल कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कहती हैं इसको समझ लें। आज का जो मेरा एम है वो ये कि लोगों को फर्स्ट हाफ में ये समझा दें कि ये एफटीए होता क्या है, और फिर हम बात बिल्कुल करें दो बहुत इंपॉर्टेंट, अत्यधिक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स इंडिया ने पिछले 3 महीने में किए, उन दोनों के ऊपर अलग से बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल कि ये एफटीए क्या चीज है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, डब्ल्यूटीओ को पावर्स दी गई कि दुनिया में आज के बाद जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे उसकी कॉपी उनके पास होगी और उनके लिखे हुए धाराओं के तहत ही वो एग्रीमेंट होंगे। वन में एक शब्द है मोस्ट फेवर्ड नेशन। सो एमएफएन गारंटी कर गया वर्ल्ड को, एक वर्ड अगर मैं यूज करूं, प्रेडिक्टेबिलिटी। सो आई एम एश्योर्ड कि अगर इंग्लैंड किसी से फार्मा प्रोडक्ट ले रहा है, मुझसे भी ले रहा है, तो वो जितना टैरिफ मुझे लगा रहा है उतना ही वो बाइंडिंग है सबके ऊपर लगाना। सो एक प्रेडिक्टेबल सिनेरियो बना, ट्रेड बढ़ा, दुनिया में सबकी जीडीपी बढ़ी, सबकी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी इत्यादि। तो डब्ल्यूटीओ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नाउ वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आस्क्ड, इज एफटीए। नाउ इसी डब्ल्यूटीओ की जो चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उसमें चैप्टर 24 में, आर्टिकल 24 में सॉरी, वो हमारे को देता है एक डिस्पेंसेशन। वो हमारे को मस्त पूरी हर एक कंट्री को देता है। वो डिस्पेंसेशन ये कहती है कि अदर देन द स्टेटेड टैरिफ्स विच यू हैव डिक्लेयर्ड, आपने जो डिक्लेयर कर दिया, जो मैंने एक उदाहरण दिया था, कारों का एग्जांपल दिया था, अदर देन दैट, अगर आप किसी कंट्री के साथ बायलेटरल या किसी एक रीजन के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपना टैरिफ जीरो से लेकर के, मतलब जीरो टैरिफ से लेकर के अप टू द वन विच यू हैव मेंशन्ड इन द एमएफएन। लेट्स से आपने 50% टैरिफ लगाया हुआ है मोटरसाइकिल के ऊपर, कि इंडिया में मोटरसाइकिल कोई आएगी तो मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा। अब मैं अमेरिका के साथ एक एफटीए करता हूं और मैं कहता हूं कि मैं आपकी मोटरसाइकिल पे 10% लगाऊंगा, तो वो 10% सिर्फ अमेरिका के लिए होगा, वो जो 50 है वो पूरी वर्ल्ड के लिए चलता रहेगा। सो ये एक डिस्पेंसेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, रिजिडिटी की जगह आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो एफटीए आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर रहा है। बिल्कुल। नाउ इन दिस एफटीए देयर आर अदर क्लॉजेस व्हिच हैव बीन एडेड। वन इज टर्मिनेशन। मैं आपके साथ कर चुका हूं एफटीए, लेकिन मैं 2 साल के बाद देखता हूं कि मेरे को तो सूट नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है, डंपिंग हो गई है या मेरी जॉब लॉसेस हो रही हैं इत्यादि, तो मैं उसमें से अपने आप को 12 महीने का नोटिस देके, या किसी एफटीए में 6 महीने का भी है, वो नोटिस देकर के मैं अपने आप को एक्सट्रिकेट कर सकता हूं। अब इससे एफटीए होने से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हर चीज के होते हैं। एडवांटेज हो जाएंगे, लॉजिकल है कि सप्लाई चेन में आप इंटीग्रेट हो जाओगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होंगी, आपके देश में इन्वेस्टमेंट आएंगी। अगर आप, इंडिया बिल्ड कर रहा है, बाकी देश काफी डेवलप्ड हैं, बाकी देशों के पास सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, इन्वेस्ट, दे हैव सरप्लस कैपिटल टू इन्वेस्ट। उनको समझ नहीं आती कहां करें, कभी चाइना में करते हैं, फिर वहां की स्टॉक मार्केट निकाल के इंडिया में कर देते हैं, तो पैसा है। इंडिया के पास सॉवरेन वेल्थ फंड आज तक नहीं है। हम एलआईसी वगैरह इत्यादि में रखते हैं थोड़ा, बहुत कम रहता है। हम कुछ $10 बिलियन की बात करते हैं, वो बात करते हैं $500 बिलियन की, तो कंपैरिजन। सो ये गिव्स अस that leverage to come out of the classical WTO MFN story to do a bilateral agreement in which मेरे पास और उस देश के पास ये ऑप्शन है कि हम आपस में जीरो टैरिफ भी करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
डिसएडवांटेजेस हम फिर कर सकते हैं कि हाँ डंपिंग हो सकती है, आपका एक या सेक्टर बढ़ जाएगा, दूसरा सेक्टर पीछे रह जाएगा इत्यादि, वो हो सकता है। लेकिन एफटीए आप अगर नोट करो, इंडिया कितने डेलिब्रेट होकर के हर एक एफटीए, इट इज नॉट ए सेट पीस फॉर्मूला कि यूके के साथ किया तो ऐसा है, वही का वही उठा करके मैं किसी और या को या दूंगा। या या एक और ओके, बात मैं ऐड वेरी, करूं यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, कि इंडिया ने अभी तक 13 एफटीए की अपनी पूरी हिस्ट्री ओके, में। आज 13 एफटीए हमारे चल रहे हैं, लेकिन पॉइंट टू नो, ओके, पिछले 4 साल में 5 किए। वाओ, कैन यू दैट्स अ ह्यूज, सी द स्पीड, जिस क्या फोकस चल रहा है कि पिछले 4 साल में आपने मॉरिशियस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके और अभी आज से कुछ दिन पहले ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ आपने किया, तो 5 एग्रीमेंट या इन 4 इयर्स, और पूरी हिस्ट्री में टोटल 13। बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार। या और अगर मैं आगे ले जाऊं इस बात को, तो जो अभी पेंडिंग है, जो दिख रहे हैं आने वाले, जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, एक यूएस से, आज भी न्यूज़पेपर में उसके ऊपर बहुत कुछ है, पीयूष गोयल जी की या स्टेटमेंट। यस, अदर बिग वन, और अगर यूएसए हो जाता है तो उसके साथ एक कैस्केडिंग इफेक्ट में 3 हैं जो एकदम हो जाएंगे। उम्मीद है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं या कर रहा। अगर यूएसए हो जाता है, क्योंकि वो उसके जो रूल्स रेगुलेशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन बनेंगी, वो कनाडा के साथ वैसी ही होंगी, तो कनाडा इज ऑन द ब्रिंक। ह्यूज, या ह्यूज, वेरी रिच नेशंस। थर्ड इज या गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, दे आर ऑल्सो वेटिंग। अगर अमेरिका के साथ हो जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो जाती हैं, तो यू विल फाइंड कि ये हाँ, 3 जो हैं, ये एकदम कैस्केडिंग इफेक्ट में आएंगे। और चौथा, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, इफ यू सी दीज 4, अमेरिका, कनाडा, जीसीसी एंड ईयू, ये चारों की अगर हम फाइनेंशियल वैल्यू कभी निकालें, अगर जब भी होगा और मीडिया में बहुत आएगा, बहुत बाकी 13 बहुत को सरपास कर जाएगा। दैट ह्यूज अचीवमेंट। इनफैक्ट ईयू, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ईयू के साथ हमारा ट्रेड जो है 130 बिलियन क्रॉस कर चुका है, ठीक है। हमारा 17% जो एक्सपोर्ट्स जो है वो ईयू को जाता है, तो इस समय इनफैक्ट ईयू हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद अस, तो बहुत बड़ी बात है ये, बिल्कुल सही कहा। तो ये बताइए कि ये रश क्या है इस समय, क्यों हम इतनी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और एकदम से जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा हमने इस तरफ हमने कदम बढ़ाए। 2-3 वजह हैं, और काफी सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं कि अगर हम हेवीली डिपेंडेंट हैं किसी एक नेशन पे, हमारी बेसिक जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका की तरफ केंद्रित रही हैं। हाँ बिल्कुल। सो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हैं पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, 3 साल उस बात को हो चुके हैं, 3 साल से ऊपर हो गए आज, और जो भी डायनेमिक्स चल रही हैं पोस्ट कोविड, जब आपको अपनी सप्लाई लाइंस की जो दरारें थी उस वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई आपकी, हमारी, कि हमारे पास तो फला 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 चीज नहीं है, और बिल्कुल उसका इम्पैक्ट जब 2 साल आपके पास वो पूरी सप्लाई चेन्स रुक गई हैं और आपको अपने पैरों पर ही खड़े होने पे मजबूर होना पड़ गया, तो ये सिनेरियो कभी भी आ सकता है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, अनइंटेंशनल, इंटेंशनल, नो वन नोज, और एनी काइंड ऑफ सच या डिसरप्शन, वर्ल्ड डिसरप्शन। तो अगर इस तरीके की चीज होती है, तो इंडिया के पास सिर्फ एक ही एवेन्यू नहीं होना चाहिए, और अगर वो एवेन्यू किसी वजह से टुमल्टस हो रहा है, तो आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं। दैट मीन्स हमारे को बिल्कुल। डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एक फैक्टर ये है, तो डाइवर्सिफिकेशन में मैं देखना चाहता हूं, आज इनफैक्ट अगर हम बात करें तो एक एफटीए जो नेगोशिएशन स्टेज पे शुरू हुआ है कुछ समय पहले इसी साल, वो है चिली के साथ। अब इंडिया यस, और साउथ अमेरिका का कोई खास लिंकेज नहीं है, ब्राजील के साथ है, हम ब्रिक्स के पार्टनर हैं वगैरह वगैरह, पर इतना हमारे से बहुत दूर है, हमारे रडार में नहीं, हमारी मीडिया में ही नहीं आता कभी साउथ अमेरिका, कुछ भी नहीं आता। अभी आप देखिए कि विजिट टू अर्जेंटीना, या एफटीए नेगोशिएशंस विद चिली, आधे या लोगों को तो चिली नाम से देश रिलेट होता है, ये भी शायद ना पता हो, कैपिटल तो बहुत दूर हाँ, की है, और कहाँ लोकेट नहीं कर पाएंगे, यस लोकेट बिल्कुल नहीं सही कर कहा। पाएंगे। सो आज उसका एफटीए चल रहा है, क्यों? क्योंकि माइनिंग की यस, कहानी उसमें आपने जोड़ दी, आपको रेयर अर्थ चाहिए, तो आप ऐसे डाइवर्सिफाइड नेशंस को देख रहे हैं, तो वो भी एक एफटीए यस, शुरू हो चुका है।
नेगोशिएशन में है। सो हमारे को अपनी रिसोर्स डाइवर्सिफिकेशन करनी है, प्लस मेरे को अपना यस। आयात निर्यात जो करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो मेरे को दूसरी मार्केट्स ढूंढनी पड़ेगी। तो अब हम लोग आते हैं इसकी तरफ। बताइए यूके के साथ क्या हुआ है, हमारा यूनाइटेड किंगडम के साथ जो एफटीए की आपने बात की, क्या हुआ है, कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में संक्षेप में बताइए। ओके, अब इनके साथ हमारा एक एफटीए हुआ है, ये हुआ है जुलाई में, साइन हो गया है आज की तारीख। आज जब आप और मैं बात करें तो ये इम्प्लीमेंटेशन फेज में शुरू हो गया। यस। थोड़ी सी फिगर्स देखते हैं इसकी। 2024 तक हमारा यूके के साथ जो ट्रेड रहा है, वो 2024 में जो था वो था $38 बिलियन, 38 बिलियन टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद इंडिया। इस एग्रीमेंट में जो 2030 तक का दिया है वो है $120 बिलियन। दैट मीन्स आप 3 गुना अगले या 5 साल में एग्री करोगे, और उसके मैकेनिज्म्स डल गए हैं, क्या क्या होना है। दर्द। इसके या अलावा ये तो बाइंडिंग कर दिया आपको कि $120 बिलियन तक आप 2030 में पहुंचोगे। उसके बाद इसका सब क्लॉज है जो मीडिया में नहीं आया ज्यादा, वो ये कि हर साल 2030 से लेकर के 2040 तक 10 साल और $33 बिलियन वर्थ इंक्रीज करोगे ईयर ऑन ईयर। आज 38 ओके। है, आज 38 बिलियन है टोटल। आप 33 बिलियन ऐड कर रहे हो बाइंडिंग एग्रीमेंट में हर साल 2030 के बाद, यानी 10 साल में 330 बिलियन, और तब तक आप 120 पहले ही हो चुके हो। तो टोटल स्टेटेड एम 2040 तक है 120 प्लस 330, $450 बिलियन का आप ट्रेड करना चाहते हो इन 4 कंट्रीज के साथ। एक तो ये फाइनेंशियली फिगर बहुत बड़ी है। यस। स्कॉच के ऊपर आज की तारीख में इंडिया 150% टैरिफ लगाता है, ठीक है। अंडर दिस एग्रीमेंट इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 75 एज वी स्पीक। इट्स ऑलरेडी 75, आधा। एंड आफ्टर और शायद और भी कम होने वाला। आफ्टर 2030 इट विल बी 40%। तो अल्कोहल, अदर एस्पेक्ट, ऑटोमोबाइल्स हमारे यहाँ से तो जाएंगी, वहां से आएंगी। आप नोट करो कि इंग्लैंड की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अगर ट्रक्स में देखूं तो सिवाय लेलैंड के हमें किसी का नाम नहीं पता। वेरएज उनकी काफी डेवलप्ड ये वाली जो कोल्ड स्टोरेज व्हीकल्स, गार्बेज डिस्पोजल व्हीकल्स, ये वर्ल्ड में उनकी बहुत फेमस है। तो इंडिया के पास हमने नाम ही नहीं सुने उनके, वो आएंगी। सेकंड, कार्स में एस्टन मार्टिन, सिर्फ जेम्स बॉन्ड को देखा है उसको चलाते हुए, शायद इंडिया में भी अब फ्रीली अवेलेबल हो जाए। एंड द टैरिफ्स ऑन कार्स विल बी 10%। सी हाउ कॉम्पिटिटिव इट विल बिकम। हमारी इंडस्ट्री को अपग्रेड करना पड़ेगा, टाटा, हिंदाई वगैरह को, क्योंकि वो लोग सिर्फ 10% के ऊपर आ जाएंगे, हमारे पास शुरू हो गया। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैंने अल्कोहल और ऑटोमोबाइल्स को टच किया है, लेकिन मैं 2 चीजें जो पब्लिक डोमेन में नहीं है उस पे आना चाहता हूं, एंड सी हाउ India has tweaked this particular FTA. One is that UK has been allowed now कि वो इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इन सर्टन फील्ड्स, एनर्जी, फार्मा, इंफ्रा, एक दो और, ये सर्टन वर्टिकल्स आपने कुछ नेगेटिव लिस्ट में रखे हैं, वो डिफेंस में नहीं आएंगे वगैरह इत्यादि, तो वो बाहर है। एग्री में नहीं आएंगे। हमारे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सीपीपी पोर्टल पे और जेम पे होते हैं, यूके की फर्म्स उस पे रजिस्टर होके पार्टिसिपेट कर सकती हैं। पहली बात, ये फर्स्ट एफटीए है इंडिया का जिसमें इंडिया ने ये फॉरेन कंपनीज को पर्टिकुलर सेक्टर्स में इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट एट ओपन टेंडर में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी है। और एक चीज इसमें और जो उन्होंने जोड़ दी, जो मेक इन इंडिया की हम कहानी करते थे, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा से ज्यादा डाइल्यूट किया गया। आई विल एक्सप्लेन। एंड दिस इज अ ह्यूज इंडिकेशन टू द वर्ल्ड कि प्राइम मिनिस्टर का एक मेक इन इंडिया
आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी पिच है हमारे यहाँ। लेकिन ओके लेकिन एफटीएस के अंदर हम उसको साइड पे रख रहे हैं। हम एक इंडिकेशन दे रहे हैं वर्ल्ड को कि वी आर ओपन, आप आ जाओ, कंपीट करो हाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, हम एडजस्ट करेंगे यस वी आर रेडी। हमें मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, हम टीओटी की, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि यूके हैज टू से सेल्फ सर्टिफिकेशन पे कि जो भी वो करेगा, जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें 20% उनका ओरिजिन होगा यूके का, दैट्स ऑल। ओके बाकी 80% वो कहीं से भी लिया है, वर्ल्ड में कहीं से भी लिया है। यू सी द एडवांटेजेस। वी आर नाउ डेस्परेट टू गेट हाई एंड मशीनरी। अगर मुझे रोबोटिक्स में जाना है, मुझे या सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं, तो वो मशीन तो चाहिए भाई। यस मुझे हाई एंड टनलिंग करनी है, मुझे एक्सप्रेसवेज बनाने हैं जिसमें मैंने पहाड़ पे ऐसे नहीं जाना, मुझे सीधा ही घुसना है, तो मुझे वो हाई एंड टनलिंग मशीन्स चाहिए। यस वो इन देशों के पास है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर दिया, अपना एफटीए चेंज कर दिया है। और हो सकता है, ये मैं अभी किसी को नहीं पता क्योंकि वो क्लॉजेज नहीं पता हमें जो ईयू के साथ होने वाला है। अगर मैं यूके को देख सकता हूं तो मुझे ईयू की टेक्नोलॉजीज पे बहुत नजर होनी चाहिए। आप बिल्कुल नेदरलैंड, क्लीन एनर्जी, तो हो सकता है ईयू वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी ये फिगर करे। एक और चीज इन्होंने इस एफटीए में डाली है, वो है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, यू एंड मी हैव डन एमबीए डिग्री, वट एवर वी हैव डन, डॉक्टरी, पीएचडी, बिटवीन यूके एंड इंडिया हमारी डिग्रीज, इंडिया की डिग्रीज वहां रिकॉग्नाइज हुई। मुझे दोबारा सर्टिफिकेशन के लिए कोई एग्जाम नहीं देना उधर। ओह दिस इज अ ह्यूज स्टेप बिकॉज मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिलता रहता था तो उनको वहां जाके एग्जाम दोबारा पास करना पड़ता था अगर वो यूके में जाके प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बहुत हमारी बड़ी बात इंडियन मेडिकल अथॉरिटी द्वारा अगर अप्रूव्ड एमबीबीएस आपने की है, यू आर सेट टू ऑपरेट देयर। दिस गिव्स प्रोफेशनल मोबिलिटी। है यस इंडिया की कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उधर, किसी आईटी कंपनी ने या किसी ने भी, मेरे को 2 बंदे यहाँ से उधर भेजने हैं, तो वो वहां जाकर के एक शॉर्ट टर्म वर्क वीजा लें या कोई और मैकेनिज्म में वहां रहे, 2 साल अपना 3 साल वहां काम कर सकते हैं। आपकी डिग्री वहां मानी जा रही है, आर्किटेक्ट हो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, ये प्रोफेशनल मोबिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला। सो एक ये बहुत बहुत अच्छा बड़ी बात क्लॉज इसमें डला है। ये जो है ये इनफैक्ट मैं आने ही वाला था इस पे कि काफी ज्यादा भारत के ऊपर इल्जाम लग रहा था कि आपने बहुत ज्यादा दे दिया है यूके को, आपने ना अपने गेन कम किया है लेकिन उनको दिया ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से आपकी बातें क्लियरिफाई कर रही हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी हिडन चीजें हैं जो आम जनता को नहीं पता है और नॉर्मल इनफैक्ट जो पत्रकार हैं उनको भी नहीं पता जो इसके बारे में लिख रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने दिया है तो उनसे बहुत कुछ पाया भी है, क्योंकि इसको अभी पार्लियामेंट में नहीं प्रस्तुत किया गया हाँ, है, बस तो दोनों पार्लियामेंट में प्रस्तुत हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक अभी लगभग 1 साल के आसपास टाइम लगेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी भी इसमें चल रही हैं और कह रहे हैं कि 2026 तक हो जाएगा एंड मिड as तक। far as the डिटेल नुएंसेस को जो एग्री करना था दोनों पार्टी ने, वो एग्री होके हाँ टेबल पे एग्रीमेंट के तौर पे आ गया। अब अपनी अपनी बिल्कुल पार्लियामेंट से आप अपना रेटिफाई कराइए और इसको जब भी पार्लियामेंट बिल्कुल सेशन होगा उसमें रेटिफाई करा के आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सो नेक्स्ट ईयर में भी ठीक इट विल स्टार्ट। यस। तो अब आते हैं जो आपने एक और चीज बताई थी, EFTA, तो या ये क्या चीज है? हाँ ओके, समवेयर इन 1993 एक हाँ जी चीज बनी जिसका नाम हम जानते हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोप के बिल्कुल देशों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी खड़ी की, उन्होंने करेंसी बना दी जो 2002 में यूरो आई, जो आज भी चल रही है। तो उन्होंने बनाया कि हम पासपोर्ट फ्री एक्सेस देंगे, आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, एक ही वीजा बनेगा, शेंगन वीजा एक्सेट्रा। उन्होंने लिबरलाइज कर दिया सारी कहानी को, उन्होंने अपने लिए रूल्स बना दिए। अब जब ईयू बना तो उसमें 4 देश ऐसे थे जिन्होंने कहा हम ईयू का पार्ट नहीं बने। बिल्कुल या ये 4 हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक बहुत छोटा सा
एक प्रिंसिपैलिटी है, जो देश है, आधे से ज्यादा लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, और सुना है तो प्रोनाउंसिएशन भी उसकी थोड़ी सी मुश्किल है। Yeah. तो वो चौथा देश है लिक्सेनस्टाइन। Liechtenstein, yeah. सो लिक्सेनस्टाइन चौथा देश। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिक्सेनस्टाइन। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, हमने शुरू में बात की कि पर कैपिटा जीडीपी यूरोपियन यूनियन की तकरीबन $43,000। Hmm. अभी मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूं इन चार देशों का फिगर। इन चार देशों की पर कैपिटा जीडीपी इज 1,12,00,000 यूरोपियन यूनियन से भी 3 गुना। Yeah, इज द काइंड ऑफ मनी, एंड पॉपुलेशन बहुत कम है। दे आर yeah, सिटिंग ऑन माउंटेन्स ऑफ मनी, yes, ठीक है, एंड दे आर डेवलप, फुली डेवलप। नॉर्वे एटसेट्रा के पास जो टेक्नोलॉजीज हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, ग्रीन एनर्जी एटसेट्रा में, एंड शिप बिल्डिंग, दे आर phenomenal. Switzerland and they're master. Liechtenstein. These two countries are very, very high in finances, finance management, banks. हम सिर्फ इतना जानते हैं Yes, बैंक इनके पास क्यों हैं। कुछ तो प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ तो इनके सेट टर्म्स हैं, जिससे दुनिया इनके पास yeah, पैसा भेज जाती है। सेम विद लिechtenstein। yeah, सो उनके पास हमसे लेने को तो कुछ ज्यादा है नहीं, कोई कंजम्पशन की उनके पास मैन पावर नहीं है, yeah, लेकिन देने को बहुत है। आई एम श्योर yes, जब इंडिया ने उनसे ये एफटीए साइन किया है, 1 अक्टूबर को हुआ है, अभी आज से 3 हफ्ते पहले, yeah, yeah, that's right. जब ये साइन हुआ है, और उनके वर्डिंग देखिए, वो कह रहे हैं कि इंडिया की 100% एक्सपोर्ट्स, कुछ भी, फार्मा, एग्री, जूते, चप्पल, कपड़े, कुछ भी, कार, बैटरी, जो भी आप जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी चीज कॉम्पिटिटिव है हमारे मार्केट में, तो हम आपके ऊपर 0% टैरिफ लगाएंगे, 0। इंडिया बताइए। की किसी भी आइटम को इन चार देशों में मैं बिना टैरिफ के बेच सकता हूं, अगर वो आइटम मेरी कॉम्पिटिटिव है और अच्छी है। सी द हम्म, डिफरेंस, 0% टैरिफ। सो दैट इज वन। आई जस्ट कम टू द फिगर्स, क्योंकि हमने बात की कि इनके पास बहुत पैसा है, और उसका वर्किंग मैकेनिज्म भी है। पहले 10 साल में हर साल 5 बिलियन, और अगले 5 साल में हर साल 10 बिलियन, 5 10 10 5, एंड इट इज $100 बिलियन। सो 100 दे हैव billion. कमिटेड $100 बिलियन इन 15 ईयर्स। उन्होंने कोई इंडिया के लिए नेगेटिव लिस्ट नहीं बनाई। ये ऐसे एफटीए कभी नहीं होते है, नहीं, ऐसे एफटीए होते नहीं। yeah. कुछ ना कुछ जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को हर कंट्री काफी नेगेटिव लिस्ट बनाती और इसमें यहाँ पे ऐड कर दूं आपको कि जो स्विट्जरलैंड है पिछले कई सालों से एक रिपो मोस्ट इनोवेटिव लिस्ट आती है वर्ल्ड की, है। ओके, उसमें स्विट्जरलैंड हमेशा नंबर 1 पे रहा है। तो वंडरफुल। जस्ट इमेजिन कि उनसे हम कितना सीख कितना कुछ सकते हैं कि भाई एक छोटा सा देश, लैंडलॉक्ड देश, और इतना ज्यादा इनोवेटिव कैसे है। तो वेरी वेरी वेल ब्रॉट आउट, आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया। तो ये अब ये जो ईयू के साथ जो है ये एफटीए चल रहा है, ये कहां तक पहुंचा है, इसकी क्या महत्वता है, जैसे हमने ऑलरेडी बात की, लेकिन पहुंचा कहां तक है और कहां जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों, इनफैक्ट अभी पिछले दिनों क्या, कल की बात है, हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, ये बर्लिन में थे। वहां पे बर्लिन एक ग्लोबल डायलॉग चल रहा था, तो उन्होंने काफी ज्यादा उनको लताड़ा है उस जो मीटिंग थी, डायलॉग था उसमें ईयू को, कि आप जो है बहुत ज्यादा अंकुश लगाया हुआ है आपने बिजनेस पे, आप ओपन नहीं हैं, और बहुत सारे क्लॉजेज ऐसे लगाए हुए हैं जो कि मीट करना मुश्किल है। फिर आप सैंक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि नहीं, अगर माई वे और हाईवे ही कर देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि ये क्या था, क्यों ये मिनिस्टर वहां पे एक्सप्लोड हो गए उस डायलॉग में, और ये कहां तक पहुंची है पूरी स्टोरी, ये जो एफटी है ईयू के साथ। संदीप, ईयू एक डिलेमा में है इस वक्त। वो फिक्स में है रशिया यूक्रेन की वॉर एंड द एटीट्यूड ऑफ अमेरिका। ओके, टू माय अंडरस्टैंडिंग, ये जितने क्लॉज उन्होंने, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जिनके ऊपर वो अटक रहे हैं,
ये डाइल्यूट हो सकते हैं अगर अमेरिकन व्यू ओके पॉइंट ऑन इंडिया चेंजेस। ओके जो अगर आपको याद हो 2-3 हफ्ते पहले एक शिप को जो रोका गया था, जो इंडिया के लिए क्रूड लेके आ रही थी, रशियन थी, वो शैडो फ्लीट का पार्ट थी। यस यस तो दीज आर ऑल, जिसको मैं यूज करता हूँ कि एक लेवरेज क्रिएट करने का तरीका होता है किसी भी ब्लॉक का या कंट्री का। तो ये लेवरेजेस हैं इंडिया के अगेंस्ट करने के लिए, मे बी ऑन द बिहेस्ट ऑफ अमेरिका, कि कहीं ना कहीं से अब कल सैंक्शंस लग गई हैं रोजनेफ्ट और लुक ऑयल के ऊपर। सो दिक्कतें बढ़ रही हैं। इंडिया को यूएस से भी एक ट्रेड एग्रीमेंट है और एक ईयू के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट है। मेरी नजर में ये सिर्फ एक वो टेपिंग पॉइंट को क्रॉस करने की बात है। जैसे ही अमेरिका के साथ कोई सिग्नल इनको मिलेगा तो ये चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी। सो वी आर ऑन द वर्ज विद अमेरिका, बट वेदर इट हैपन्स 10 दिन में या 3 महीने में, वी डोंट नो, कि कोई कमिट नहीं करेगा। लेकिन तकरीबन बिल्डिंग ब्लॉक्स सब सेट हैं। लाइकवाइज ईयू के साथ बिल्डिंग ब्लॉक अगर उससे थोड़े से कम हैं तो वो अमेरिका के साथ होते ही वो क्लियर हो जाए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहानी। मेरे ख्याल से जो मिनिस्टर जो ये ब्लास्ट हुए हैं वो चाहते हैं कि ईयू जो है वो यूएसए की शैडो से बाहर आए, जूनियर पार्टनर जो बना हुआ है उससे बाहर आए। भाई अपने आप एक कदम उठाइए, क्योंकि इन्होंने कमिट किया हुआ है 2025 के एंड तक ये चाहते हैं कि ये एफटीए हो जाए। दोनों ही पार्टी, इंडिया भी चाहता है, भारत भी चाहता है और यूरोपियन यूनियन भी चाहता है। तो जो प्रोग्रेस है, और मे भी लगता है कि जो जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ज्यादा टाइट डाउन है, बिल्कुल बंधे हुए हैं बंधुआ मजदूर की तरह, जिस तरह से जैसे आपने देखा था ट्रंप ने अपने सामने बच्चों की तरह बैठा के यूरोपियन लीडर्स को एक क्लास ली थी। तो ये उनको एक जताने का एक तरीका था भारत का कि भैया आप एक बहुत मेजर और बड़ी पावर है, तो वो उस तरह बिहेव करिए जिस तरह से कितने दशकों तक भारत को दूसरे देश कहते रहते हैं। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन भी कहता रहा था कि यू पंच बिलो योर वेट। तो वही बात इस समय अब यूरोपियन यूनियन के लिए हो गई है। तो बताइए अपने कंक्लूडिंग इसके बारे में, और हम फिर पढ़ते हैं आगे। ओके, सो इन कंक्लूजन जो आज हमने बात की, अदर देन अंडरस्टैंडिंग की एफटीए होता क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त फोकस कहाँ रहा हमारा। यूके, अगर आप यूरोप का मैप देखें तो यूके डन, 4 कंट्रीज ईएफटीए, वेरी रिच कंट्रीज, डन, EU Fantastic. on the verge of it. So once this happens, you see the global map. The European part is done, America, Canada impending, GCC again a very rich block, वो खत्म, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी डन, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में हमारे पास आसियान, बिमटेक वगैरह वो इत्यादि वो ऑलरेडी हैं. सो इंडिया हैज विद इन द परव्यू ऑफ WTO and FTAs made inroads into countries जहां से हमारा आदान प्रदान हो और हमारी सप्लाई चेन्स बरकरार रहें, इन स्पाइट की कहीं कोई रफ वेदर हमारे सामने आता है. तो आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज इन स्टैंस है, एक बहुत हरी का सिग्नल है कि एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है. आई थिंक इंडिया इज डूइंग वेल, डूइंग प्रीटी वेल, एंड आई होप वी विश आवरसेल्व्स ऑल द बेस्ट. तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट मतलब इसको देख के मैं बता रहा हूँ कि भारत के जो यूथ हैं और जो बिजनेस पीपल हैं और जो बाकी जनता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी कि एक एक्सप्लोजन होने वाला है। एक भारत की जो प्रोग्रेस है, विकसित भारत जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि 6.3%, 6.4, 6.5% ग्रोथ से बात नहीं बढ़ने वाली है। इसको जो हम पिछले तरीके से, जो पुराने तरीके से जिस तरह से सोच रहे थे, उसको बदलना है, और उसमें ये बहुत बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कदम है। सो थैंक यू सो मच आशीष, आपने इतने बढ़िया तरीके से समझाया। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये बहुत बढ़िया लगेगा। और इसके ऊपर प्लीज कमेंट करिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट, और हमें बताइए भी कि आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे काफी लोग आके बताते हैं कि आप भारत के आसपास के देशों के बारे में और उनसे संबंध और इन सब के बारे में बताइए। तो और जो भी टॉपिक हैं बताइए। और आशीष और इस तरह के हमारे पास बहुत बढ़िया एक्सपर्ट्स हैं
जो कि बहुत जानकार हैं, तो वो इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू सो मच आशीष। एंड हमारे थैंक यू। देखने वालों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।